नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यश तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 18 मई 2025 को राहु एवं केतु अपने राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, ये दोनों ही ग्रह वक्र गति से चलते हैं और 18 मई को राहु मीन राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ केतु कन्या राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, इस विषय पर आज के इस कार्यक्रम में हमारी बृहद चर्चा होने जा रही है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि ये गोचर का कार्यक्रम है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं तो ये गोचर यदि बुरा है तो भी आपके लिए कुछ हद तक अच्छा जाता है, और यदि गोचर आपके लिए अच्छा है तो ये आपके लिए गोचर बहुत अच्छा जाता है। परंतु यदि आपकी दशाएं इत्यादि अच्छी नहीं चल रही हैं तो गोचर यदि मैं अच्छा भी बता रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत श्रेष्ठ परिणाम नहीं लेकर के आ पाता, और यदि गोचर का प्रभाव आपके लिए अशुभ है तो ये आपके लिए अत्यधिक अशुभ होकर के देखने में आपको मिल जाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप किसी एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज इस चैनल पर चलती है उस पर अपनी डिटेल्स पोस्ट करके, जिस तरह से उस वीडियो में बताया जाता है उस तरह से पोस्ट करके भी आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क रूप से करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आप सभी दर्शकों से एक निवेदन और करूंगा कि आप इस राशिफल के कार्यक्रम को अपनी चंद्र राशि, साथ ही साथ अपनी नाम राशि और लग्न के तीनों के आधार पर ही देखिए, और तीनों का सम्मिश्रण मिलाकर के ही आप इस गोचर प्रभाव को समझने का प्रयत्न करिए। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। नवी राशि अर्थात धनु लग्न एवं धनु राशि के जातकों के लिए राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है। धनु लग्न एवं धनु राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राहु का गोचर आपके लिए तीसरे स्थान में होने को जा रहा है और केतु का गोचर आपके लिए नवम स्थान में होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में तीसरे भाव से आपके छोटे भाई बहनों का, पड़ोसियों का, आपके बल का, आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ और आपकी शौर्यता का विचार किया जाता है। जब तृतीय भाव में राहु संचरण करते हैं तो तीसरे के राहु को ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तकों ने कारक बताया है, अर्थात जब तृतीय भाव में राहु जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो राहु स्वतः सेटिस्फाई और संतुष्ट होते हैं और जातक को भी एक श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। आने वाले 1.5 वर्ष में आप देखने वाले हैं कि जब राहु का गोचर आपके लिए तीसरे स्थान में हो रहा है तो आपके पराक्रम, आपके शौर्यता, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि हो रही है। कहीं ना कहीं आप पहले से ज़्यादा अपने आप को मेहनत करता हुआ पाएंगे, पहले से ज़्यादा आपके मन में आइडियाज़ उत्पन्न होंगे, पहले से ज़्यादा आप स्मार्ट वर्क करके अपने कार्यों को बनाने वाले होंगे। पराक्रम में वृद्धि का मतलब ये नहीं होता है हमेशा कि मजदूर की तरह निकल जाना या दिन और रात मजदूरी या मेहनत करते रहना। पराक्रम की वृद्धि कई बार जब राहु और गुरु जैसे ग्रह देते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए प्रेरित करते हैं, स्मार्ट वर्क करने के लिए बाध्य करते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि दिमाग लगा करके मेहनत करना, जिससे कि कम मेहनत में ज़्यादा बड़ी सफलता आपको दिखने में मिल जाए। तो तीसरे के राहु का गोचर आपके लिए ओवरऑल हर मामले में अच्छा है। ये अलग बात है कि रिश्तों के मामले में राहु कहीं भी कोई कोताही नहीं बरतते हैं, तो छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों की खराबी और पड़ोसियों के साथ में कुछ हद तक आपके रिलेशंस खराब हों, इस बात की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। हालांकि उससे आपको कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी होगी क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके लिए तीसरे स्थान पर पड़ रही है, जो कि आपके छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों को और पड़ोसियों के साथ में भी जो संबंध है उनको सुधारने का कारण बन जाएगी। तीसरे भावगत राहु होने के चलते आपकी छोटी यात्राएं या दूर की यात्राएं भी हो सकती हैं। स्पेशली छोटी यात्राओं के माध्यम से आपको धन का लाभ होता हुआ आने वाले 1.5 वर्ष में दिखाई दे रहा है। तीसरे भावस्थ राहु की 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने के चलते दाम्पत्य जीवन में परेशानियां,
जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां, जीवन साथी की मानसिक अशांति में वृद्धि और जीवन साथी के साथ में मतभेद को प्रदर्शित करता है। कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में परेशानियां या उतार चढ़ाव आप आने वाले 1.5 वर्ष में देख सकते हैं। अब ये निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि समय इत्यादि आपका अच्छा चल रहा है तो ये हो सकता है कि आपकी यात्राएं हों, आप अपने कार्य क्षेत्र में इतना ज़्यादा व्यस्त रहें कि आप कम समय अपने घर में बिता पाएं। और जब आपका कम समय आपके घर में बीतेगा तो जीवन साथी के साथ में जब समय ही कम बीतेगा तो मतभेद इत्यादि की स्थिति कम बन सकेगी। हालांकि राहु की दृष्टि सप्तम स्थान पर है तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन को संभाल करके रखने का प्रयत्न करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हो सकती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्तता की वजह से भी आप घर पर हो सकता है ज़्यादा ध्यान ना दे सकें, जिस वजह से आपका जीवन साथी आपसे रुष्ट हो जाए। सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने के चलते यदि आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप में जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए परेशानी है। पार्टनर के साथ में रिलेशंस आपके बिगड़ सकते हैं। आपको पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार करते हैं तो अपने पार्टनर के द्वारा कही गई बातों को भी मानना चाहिए और पार्टनर की भी भावनाओं का सम्मान करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। परंतु यदि आपका बिजनेस इंडिपेंडेंट है, आप स्वतंत्र व्यापारी हैं, तो राहु का गोचर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहयोगी होगा। और राहु की दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ेगी तो ये आपके व्यापार को बढ़ाने वाली है। आपको अपने व्यापार में ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। व्यापारिक स्थल पर भी आपको फायदा होगा। और स्पेशली यदि आप अपने बिजनेस का प्रचार और प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कराना चाह रहे थे तो ये आपको अवश्य ही कराना चाहिए, क्योंकि इन प्रचार के माध्यम से आपको आपके बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। आपके सोशल मीडिया, आपके सोशल सर्कल का फ़ायदा आपको आपके बिजनेस की ग्रोथ में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आने वाले 1.5 वर्ष में देखने में मिलने वाला है। कुछ हद तक चित्त की अशांति आप महसूस कर सकते हैं, हालांकि पहले के कंपैरिजन में वो कम रहेगी। राहु की दृष्टि नवम स्थान पर पड़ने के चलते आप कई बार महसूस कर सकते हैं कि आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा भाग्य का साथ विलंबित गति से आपको प्राप्त होगा, परंतु कल्पना से अधिक प्राप्त होगा। हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं और एकाएक वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाए। लंबे समय से आपने उसके लिए वेट किया, महीने 2 महीने आपको लगा कि आपने काफ़ी एफर्ट्स कर लिए, बट वो नहीं मिल रही है आपको। बट आप जिस भी चीज़ के लिए प्रयासरत थे उससे बड़ी मात्रा में वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाए आने वाले वर्ष में, ये दिखाई दे रहा है आपकी गोचर कुंडली की पोजीशंस के अकॉर्डिंग। पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं, पिता को कष्ट हो सकता है, पिता के साथ में आपके संबंध खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पिता के सुख में कमी आए, इस बात को भी राहु का गोचर प्रदर्शित करता है। तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत आपको होगी। इसके साथ ही साथ धर्म को लेकर के कुतर्क करने से आपको बचना चाहिए और धार्मिक कृत्यों में जुड़ने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। बाकी धार्मिक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करने से आपको आने वाले 1.5 वर्ष में बचना चाहिए। बाकी राहु की दृष्टि 11वें स्थान पर पड़ने के चलते बड़े भाई बहनों के साथ में रिलेशंस कुछ हद तक बिगड़ सकते हैं, वैसे गुरु की दृष्टि उसको बैलेंस कर लेगी। धनागमन के सोर्सेस आपके लिए बनेंगे, इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है, सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ जाएंगे और धन का आगमन बड़ी मात्रा से आपको प्राप्त होगा। आपके सर्कल का भी फायदा आपको आने वाले समय में देखने में मिलने वाला है। केतु की उपस्थिति जो नवम स्थान में है तो नवम के केतु को भी ज्योतिष में अच्छा माना गया है। ये व्यक्ति को आध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में सफलताएं प्रदान कराते हैं। तो यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ज्योतिष की फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से जुड़े हुए हैं या किसी भी तरह के धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, साधना के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो नवम का केतु आपको सपोर्ट करेगा और इन क्षेत्रों में आपका विकास हो। आपका आध्यात्मिक विकास आने वाले 1.5 वर्ष में भी केतु के नवमस्त होने के चलते दिखता है। केतु की दृष्टि लग्न पर पड़ने के चलते कुछ हद तक कंफ्यूजन्स की स्थिति आपके साथ में निर्मित हो सकती है। हालांकि गुरु की दृष्टि भी लग्न पर है और वो गुरु का ही घर है, तो गुरु उन कंफ्यूजन्स पर विराम लगाने का कारण बनेंगे। अज्ञात भय से आप ग्रसित हो सकते हैं, तो जरूरत से ज्यादा ओवर थिंकिंग करने से बचने का प्रयत्न करिएगा। बाकी केतु की दृष्टि पंचम स्थान पर होगी तो प्रेम संबंध में डिटैचमेंट और संतान पक्ष को लेकर के कुछ हद तक चिंता हो सकती है, हालांकि वो कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। अकस्मात रूप से धन प्राप्ति के लिए शेयर मार्केट इत्यादि में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से आपको एक अच्छे धन का लाभ हो जाए, इस बात को केतु की दृष्टि पंचम भाव पर प्रदर्शित कर रही है। इसके बाद में यदि हम उपाय की ओर चलते हैं तो उपाय के तौर पर आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी पर हर बुधवार को या हो सके तो नित्य दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ बुधवार के दिन पक्षियों को कुछ भी यदि आप खाने को देते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। अब हम बिना विलंब की अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं
और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 10वीं राशि अर्थात मकर लग्न एवं मकर राशि के जातकों के लिए राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन क्या फल को लेकर के आ रहा है। मकर लग्न एवं मकर राशि के जातकों के लिए राहु की उपस्थिति आपकी गोचर कुंडली से द्वितीय भाव में होने जा रही है और केतु की उपस्थिति आपकी गोचर कुंडली के अष्टम स्थान में होने जा रही है। जब राहु द्वितीय स्थान में संचरण करेंगे तो द्वितीय भाव से आपके कुटुंब का, आपकी पैतृक संपत्ति का, आपके धन का, आपके वाणी का, आपके स्वाद का विचार किया जाता है। राहु वैसे तो विच्छेदात्मक ग्रह हैं और रिश्तों के मामलों में कहीं ना कहीं रिश्तों को खराब करने का कारण बनते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि राहु आपके लिए दूसरे स्थान में संचरण कर रहे हैं और दूसरे भाव से कुटुंब का विचार किया जाता है, तो कुटुंबी जनों के साथ में रिश्तों की खराबी आने वाले 1.5 वर्ष में साफ प्रदर्शित हो रही है। रिश्तों को लेकर के कष्ट, कुटुंबी जनों से जो सहयोग और समर्थन आपको मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी आपको अवश्य ही देखने में मिलने वाली है। दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति आपकी वाणी की कड़वाहट को भी साफ प्रदर्शित कर रही है। हो सकता है कई बार आप द्विअर्थी बोलें, तो द्विअर्थी बोलने के चलते लोग आपकी बातों को नहीं समझ पाएं और कुछ लोगों को आपकी बातें कड़वी भी लग सकती हैं। चूंकि गुरु की दृष्टि भी द्वितीय स्थान पर है, गुरु की दृष्टि द्वितीय स्थान पर होगी और द्वितीय स्थानगत राहु पर भी होगी, तो जब तक सत्य बोलेगा, सत्य बोलने के लिए गुरु उसको बाध्य करेंगे और राहु का पुट आ जाने के कारण द्विअर्थी होकर के वो अपने सत्य को बोलने वाला होगा। अब वो सत्य भी बोलेगा, द्विअर्थी भी बोलेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को आपके द्वारा कही गई बातें चुभ सकती हैं या बुरी लग सकती हैं। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ द्वितीय स्थानगत राहु पैतृक संपत्ति के मामले में तो आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। यदि पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद चला आ रहा था तो आप उस विवाद में विजयी हो जाएं और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज ये राहु द्वितीय भाव में बैठ करके प्रदर्शित कर रहे हैं। साथ ही साथ में खान पान की अनियमितता या अभक्ष का भक्षण करना, नॉनवेज का सेवन करना, शराब इत्यादि की लत का लग जाना और धुएं के जो नशे होते हैं, सिगरेट इत्यादि का नशा, इन सब की आदत आपको आने वाले 1.5 वर्ष में पड़ सकती है। तो आपको अपनी वाणी के साथ साथ अपने स्वाद पर भी नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत है। अन्यथा षष्ठ के गुरु के विषय में मैंने आपको बताया ही था। द्वितीय स्थानगत राहु आपके खान पान में तामसिक वृत्ति को जागृत कर सकते हैं, तो मांसाहार इत्यादि से बहुत ज़्यादा दूरी बना करके रखिएगा। शराब इत्यादि के सेवन से भी आपको आने वाले 1.5 वर्ष में बचने का प्रयत्न करना चाहिए। द्वितीय स्थानगत राहु धन के मामले में अच्छे हैं, धन को संचित करने के मामले में भी अच्छे हैं, परंतु धन के मामले में राहु तभी आपको सपोर्ट कर पाएंगे जब आपका खान पान नियंत्रित होता है। अन्यथा आपके धन का व्यय, अब जब आपका खान पान नियमित नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपका मन अशांत होगा, मन अशांत होगा तो द्वितीय का राहु नशे इत्यादि की आदत के लिए तो जाना ही जाता है। अब जब दूसरे स्थान में राहु होंगे तो शराब का सेवन करेंगे। अब शराब का सेवन करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि अकेले करें, 4 जन के साथ में करेंगे। तो अब जब 4 जन के साथ में करेंगे, खुद भी पिएंगे, 4 को पिलाएंगे, तो पैसा कहाँ बचना है। तो ये स्थिति आपके साथ में होगी। परंतु यदि आपने अपने खान पान पर नियंत्रण लगा लिया और शराब इत्यादि के सेवन से आप बच जाते हैं तो राहु आपको द्वितीय स्थान में बैठ करके बड़े धन का लाभ भी करा सकते हैं और बड़े धन को संचित भी करा सकते हैं, जो कि धन आपके आने वाले समय में किसी अच्छे कार्य के लिए काम आ जाएगा। द्वितीय स्थानगत राहु की दृष्टि षष्ठ स्थान पर पड़ेगी तो यह आपकी सुरक्षा करेगी रोग, रिपु और ऋण से, लेकिन ये दूसरे घर में है और षष्ठ स्थान में ऑलरेडी गुरु बैठे हुए हैं। तो खान पान से यदि आपका खराब होता है तो फिर ये रोग से आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। शत्रुओं से अब दूरी होती हुई दिखाई दे रही है। शत्रु पक्ष से आपको किसी भी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। शत्रु आपके सम्मुख नहीं आएंगे। अगर आपके शत्रु हैं तो वो स्वतः ही शांत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु की दृष्टि षष्ठ पर पड़ेगी तो शत्रु हंता योग का एक तरह से निर्माण आपके लिए हो जाएगा, परंतु आपके मामा और मौसी पक्ष को कष्ट होता हुआ आने वाले 1.5 वर्ष में दिखाई दे रहा है। अब षष्ठ स्थान पर राहु की दृष्टि पड़ने के चलते शत्रु हंता योग का निर्माण तो हुआ आपके लिए, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी वाणी की कड़वाहट की वजह से नए शत्रुओं को बना लें, क्योंकि नए शत्रुओं को बनाना वो ज़रूर अभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, बट जब गोचर बदलेगा तो वो भी आपसे बदला लेने का प्रयास करेंगे। इसीलिए वाणी पर नियंत्रण रखिएगा तो आपके शत्रु नहीं बनेंगे और जो एग्जिस्टिंग शत्रु हैं वो अब आपका कुछ आने वाले 1.5 वर्ष में बिगाड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी राहु का गोचर आपको हेल्प करेगा। कॉम्पिटिशन में भी सफलता, प्रमोशन इत्यादि के योग आपके लिए बनते हैं। इसके साथ ही साथ में राहु की दृष्टि षष्ठ स्थान पर पड़ेगी तो यदि आप ऋण से मुक्त होना चाह रहे थे तो ऋण मुक्ति के लिए प्रयत्न आपको आने वाले 1.5 वर्ष में करना चाहिए। बाकी राहु की 7वीं दृष्टि अष्टम स्थान पर होने के चलते अकस्मात रूप से धनप्रदायक आपके लिए होगी। ससुराल पक्ष से दूरी या ससुराल पक्ष से संबंधों की खराबी को प्रदर्शित करते हैं, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा चिंता वहां पर नहीं है।
इसके साथ ही साथ में यदि आप लॉटरी में, शेयर मार्केट इत्यादि में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अकस्मात रूप से धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। और राहु की दृष्टि दशम स्थान पर पड़ने के चलते करियर में ग्रोथ, करियर में उन्नति ही देखने में मिलने वाली है। करियर में प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंक्रीमेंट जॉब में यदि आपका सैलरी नहीं बढ़ पा रही थी तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश में जुड़ करके अपने करियर को ग्रो करना चाह रहे थे तो विदेश से जुड़ करके भी आपकी करियर ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अष्टम भावस्थ केतु होने के चलते कुछ हद तक परेशानियां हैं, जैसे कि नजर लगने की शिकायत हो सकती है, तंत्र मंत्र का शिकार आप हो सकते हैं, तांत्रिक गतिविधियां जहां पर होती हैं वहां से आपको दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। सींग वाले जानवरों से थोड़ा सा खतरा हो सकता है तो इनसे आपको बचने का प्रयत्न करना चाहिए, इनसे दूरी बना करके रखने का प्रयत्न करना चाहिए। गुप्त रोग की स्थितियां बनती हैं तो खान पान पर नियंत्रण लगा करके रखने की ज़रूरत है। भ्रामक रोग उत्पन्न हो सकते हैं, कुछ इस तरह के रोग आपको हों जो कि डॉक्टर्स की पकड़ में ना आए बट आपको परेशानियां हों, तो अष्टम का केतु कुछ भ्रम आपको देता है रोग इत्यादि के मामले में, तो यहाँ से आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। किसी तरह की सात्विक साधना यदि आप करते हैं, मंत्र जाप इत्यादि करते हैं और ज्योतिष की फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर ये केतु आपको सपोर्ट करेंगे और आपके आध्यात्मिक उन्नति में सहयोगी होंगे। केतु की दृष्टि 12वें भाव पर होगी तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा कहीं ना कहीं, यदि आपका खान पान नियंत्रित रहता है तो, क्योंकि केतु मोक्ष के कारक हैं और मोक्ष भाव पर उनकी दृष्टि होगी तो आपको ये इस तरह के कृत्य करने के लिए बाध्य करेंगे जिससे आपका मोक्ष का द्वार खुले, आप ईश्वर के और करीब पहुंच सकें। तो आपको राहु की नेगेटिव एनर्जीज को बैलेंस करने का प्रयत्न करना होगा। बाकी केतु की 9वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है और आपको कुछ हद तक चित्त की अशांति महसूस हो सकती है। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। भूमि, भवन और वाहन का सुख केतु की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर डाल करके आपको प्रदान करा देगी। उपाय के तौर पर मकर लग्न एवं मकर राशि के जातकों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। साथ ही साथ में संकट नाशन गणपति स्तोत्र का नित्य एक बार पाठ करना चाहिए और मंथ के किसी भी एक शनिवार को आपको छायादान करना चाहिए। इन कुछ उपायों को करने से राहु और केतु के गोचर से संबंधित जो थोड़ी परेशानियां हैं उनमें कमी आएगी और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है राहु और केतु के गोचर के वो एम्पलीफाई होकर के आपको देखने में मिल जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था धनु लग्न एवं धनु राशि एवं मकर लग्न एवं मकर राशि के जातकों के लिए राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन प्रभाव का हाल। आशा करता हूं कि धनु लग्न एवं धनु राशि एवं मकर लग्न एवं मकर राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।